नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं जो आपकी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 है आपका होम साइंस का, जिसका नाम है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। इसको आज हम जो आपका ये चैप्टर है इसको अच्छी तरीके से करने वाले हैं। इसकी जो भी टॉपिक्स वगैरह है उसको कवर अप कर पाऊंगी मैं इस चैप्टर में। तो आई होप आप एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे और कोशिश करूंगी आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं और जो भी पॉइंट्स है आपके इसमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टॉपिक्स है आपके मेन टॉपिक रहने वाले हैं हम उसको क्लियर करते हैं और उसको समझते हैं। तो यहाँ फर्स्ट आपका टॉपिक दे रखा है, इसमें क्या है आपका खाद्य सुरक्षा। आपके चैप्टर में ही आपने चैप्टर का नाम ही देखा है, तो क्या है आपके चैप्टर का नाम, चैप्टर का नेम भी जो है आपको याद रखना है। तो क्या है आपका खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। इसमें हम क्या समझेंगे, तो खाद्य गुणवत्ता, खाद्य के गुणों के बारे में समझेंगे, हम किस प्रकार से जो खाद्य है उसको सुरक्षित रख सकते हैं हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ही आपको जो टॉपिक आ गया आपका क्या है, खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा क्या है इसको हम समझते हैं। तो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ उपभोक्ता के लिए सुरक्षित है। अब क्या है कि खाद्य सुरक्षा क्या है, तो खाद्य सुरक्षा का जो तात्पर्य है उस प्रक्रिया से है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है, मतलब इसको कंफर्म करते हैं हम कि कोई भी जो खाद्य पदार्थ है वो उपभोक्ता के लिए सुरक्षित है, सही है। तो खाद्य सुरक्षा यही है कि हम जब सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम उपभोक्ता को कोई चीज दे रहे हैं, कोई दुकान वाला हमें कोई चीज दे रहा है, तो क्या है जब खाद्य सुरक्षा मतलब वहां पे ये सुनिश्चित किया जा रहा है, इसको कंफर्म किया जा रहा है कि वो हमारे लिए सही है या नहीं, हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बाद ही जो पदार्थ है वो चीज है जो हमें मिल रही है। तो यही आपका क्या है, खाद्य सुरक्षा की डेफिनेशन है। अब यहाँ क्या है आपका नेक्स्ट, विषैलापन। विषैलापन से आपको समझ में आ रहा है, विषैलापन मतलब कोई भी खतरनाक चीज जो कि हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, ऐसी चीज। तो क्या है, किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति या संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ का विषैलापन कहते हैं। तो क्या है कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, उसकी जो भी विभिन्न परिस्थिति में किसी भी प्रकार की क्षति या संकट उत्पन्न करने वाली क्षमता, मतलब कोई भी पदार्थ है, एक ऐसी स्थिति होती है जब उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। तो क्या है, किसी भी परिस्थिति में क्या है कि जब उसकी ऐसी टाइमिंग आ जाएगी कि वो हमें किसी प्रकार का जो क्षति है या संकट है, चोट है हमें दे सकता है, किसी प्रकार की बीमारी हमें दे सकता है, तो क्या है उत्पन्न करने की जब क्षमता उसके अंदर आ जाएगी तो उसी पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, उस समय का जो विषैलापन है, मतलब वो विषैला हो गया, वो किसी प्रकार का हानि हमें पहुंचा सकता है, हमें किसी प्रकार का संकट दे सकता है। तो क्या है, जब कोई भी पदार्थ में जब उसकी टाइमिंग खत्म होने वाली होती है और वो किसी प्रकार की जो हानि है उसके तत्वों में आ जाती है, तो उसी को हम उसका विषैलापन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि संकट भौतिक, रासायनिक, जैविक हो सकता है, उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या है, संकट कैसे हो सकते हैं, तो भौतिक भी हो सकते हैं और रासायनिक और जैविक भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, आपके 3 प्रकार के संकट है। ठीक है, तो संकट कौन कौन से हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं, रासायनिक भी हो सकते हैं और जैविक भी हो सकते हैं। तो क्या है, जो कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जो उपभोक्ता है मतलब जो खरीद रहा है चीजों को, उसके लिए ये हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ क्या रखा है, तो भोज्य पदार्थों में खतरे, जो हमारे भोज्य पदार्थ है मतलब जो भी खाने वाले पदार्थ है उसमें कौन कौन से खतरे हैं, किस प्रकार के खतरे हैं। तो हमने देखा था एक भौतिक खतरा दे रखा है, रासायनिक, और आगे हम जो आपका जैविक खतरा है हम उसको समझेंगे। तो भौतिक खतरा क्या है, तो यह खतरा ऐसा होता है जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है परंतु खाद्य उत्पादन या पकाने के दौरान अनजाने में मिल जाता है, जैसे लकड़ी तथा पत्थर, बाल इत्यादि भौतिक खतरे हैं। ठीक है, ये ऐसा मतलब भौतिक जो खतरा है ये इस प्रकार का खतरा है जो स्टार्टिंग से, शुरुआती तौर से नहीं होता खाद्य पदार्थों के साथ। क्या है, जब हम पका रहे हैं या हम क्या है उसको तैयार कर रहे हैं उस समय कोई चीजें उसमें आ जाती है, जैसे बाल हो गया या लकड़ी बता रखा है आपका, या फिर कोई भी अन्य चीजें जो उसमें गिर जाती है जो कि हानिकारक होती है, जिसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या है, उसी को हम भौतिक खतरों में शामिल करेंगे। तो भौतिक खतरे कौन से खतरे हैं, ये प्राकृतिक रूप से नहीं होते हैं। जब हम भोज्य पदार्थ को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो उसके बाद ये भौतिक रूप से आ जाती है, उसके अंदर बाहर से आ जाते हैं। जैसे कि बाल, हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, पत्थर दे सकते हैं, छोटे मोटे कंकड़ होते हैं वो गिर जाते हैं, और ये सारी चीजें क्या है भौतिक पदार्थ में आएंगी।
नेक्स्ट आपका रासायनिक खतरे दे रखा है, तो इसमें क्या है कि रासायनिक खतरे का तात्पर्य उन रासायनिक पदार्थों से है जो खाद्य पदार्थ में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे कीटनाशक है, रासायनिक का विशेष विषय में धातु, खाद्य रंग, मिलावटी पदार्थ इत्यादि। तो क्या है कि ये इस प्रकार के है, आपका जो रासायनिक खतरे हैं इस प्रकार के खतरे हैं जो कि प्राकृतिक रूप से होते हैं। क्या है, भौतिक खतरे में क्या था, जब हमसे कोई गलती होती है, मतलब भौतिक रूप से इसका जो मेन जो पार्ट है वो तैयार हो चुका है, प्राकृतिक रूप से ये रेडी हो चुका है, लेकिन हम जब इसको तैयार कर रहे हैं, खाने योग्य बना रहे हैं, उसमें हमसे कोई गलती हो जाती है, उसके बाद कोई खाद्य पदार्थ में कोई कमी आती है, कोई खराब चीज निकल जाती है, तो वहां पे हमारी गलती होती है। ये भौतिक रूप से होता है। लेकिन क्या है, रासायनिक खतरे में क्या है कि ये प्राकृतिक रूप से ही होता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में दे रखा है, तो कीटनाशक, तो क्या है कीटनाशक क्या है, हम देखेंगे सब्जी वगैरह में छिड़काव किया जाता है, फ्रूट्स में छिड़काव किया जाता है कीटनाशकों का। तो पूर्ण रूप से क्या होता है कि हम उसको, क्या है, ये हानिकारक ही होते हैं एक तरीके से, कीट को मारने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है, तो उसको हम पूर्ण रूप से हटाते नहीं है, हटा नहीं पाते हैं, या शुरू में जहाँ पे ये फसल तैयार हुई है वहां पे उसके हटाया नहीं जा रहा है। तो क्या है, कीटनाशक एक प्रॉब्लम, हम रासायनिक प्रॉब्लम बोल सकते हैं, जो कि इसकी प्राकृतिक रूप से ही आई है, भोज्य पदार्थ की प्राकृतिक रूप में ही उसको हम ऐड कर देते हैं उसमें। या फिर अन्य हम बता सकते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ के रंग में मिलावट हो सकता है। तो क्या है, जब खाद्य पदार्थ को बनाया जा रहा है, कोई मसाला हो गया है या कोई भी चीज है, हल्दी वगैरह है, लाल मिर्च पाउडर है, तो इन सब में क्या है कि जब इनको बनाया जा रहा है तभी इनमें क्या है और रंग ऐड कर दिया जा रहा है, उसको और लाल बनाने के लिए, हल्दी को और पीला बनाने के लिए उसमें रंग ऐड किया जा रहा है। तो क्या होगा, ये भी प्राकृतिक जो रासायनिक खतरे है उसमें ही आएगा, क्योंकि हम जब उसका प्राकृतिक रूप तैयार कर रहे थे उसी समय उसमें क्या है, मिलावट कर दी गई। तो ये आपका रासायनिक खतरे में आएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ दे रखा है आपका जैविक खतरा। तो इसमें क्या है कि जैविक खतरों का तात्पर्य उन जीवधारी सूक्ष्म जीवों से है जो खाद्य पदार्थों में पहले से उपस्थित होते हैं, जैसे कि मक्खी, गुड़, कृमि, फफूंदी, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु इत्यादि। तो मतलब जैविक खतरों में क्या है, तो ऐसे जो चीजें होती हैं, ऐसे कुछ जीव होते हैं जो कि ऑलरेडी खाने में होते हैं, खाने में उपस्थित रहते हैं। तो कैसे, जैसे कि क्या है, फफूंदी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, विषाणु हो गए, जीवाणु हो गए, ऐसे पदार्थ क्या है पहले से ही रहते हैं खाद्य पदार्थों में। तो वो किस प्रकार का हमें खतरा दे सकते हैं, तो जो हमारा जैविक खतरा है वो हमें इन सब चीजों से प्राप्त होता है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, जैसे कि फफूंदी है, जीवाणु है, और क्या है, विषाणु है, इत्यादि जो चीजें हैं वो पहले से ही होती है, प्रोटोजोआ वगैरह खाने में ऑलरेडी होती है, और उसी से क्या है हमें जैविक खतरे होते हैं। ये तीनों खतरे आपने देखे। तो ये आपके भोजन के खतरे थे, किस प्रकार से भोजन पदार्थ जो है, भोज्य पदार्थ है, वो हम या तो हमारी गलती से हो जाते हैं या फिर प्राकृतिक रूप से उसमें कोई ना कोई दिक्कत होती है। तो फर्स्ट में आपका भौतिक खतरे आपने देखा किस तरीके से ये प्राकृतिक रूप से तो स्वस्थ होते हैं, लेकिन हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, उसके बाद ये खतरे आते हैं। तो इस खतरे से तो हम बचाव कर सकते हैं, लेकिन क्या है, रासायनिक खतरे हो गए, जैविक खतरे हो गए, तो क्या है, ये तो प्राकृतिक रूप से ही होते हैं, हम इसमें तो कोई बचाव नहीं कर सकते। तो ये खतरे क्या है, ये हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्या है आपका खाद्य संक्रमण। इसमें क्या है कि खाद्य संक्रमण खाद्य पदार्थों के साथ रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से उत्पन्न होता है। खाद्य संक्रमण क्या है, तो खाद्य संक्रमण मतलब खाने से कोई भी होने वाली बीमारी। तो किस प्रकार से होती है, तो जब खाद्य के द्वारा, जब हम कोई खाना जो है, भोजन जो है ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, और उसके साथ क्या है बहुत सारे रोगाणु भी हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, कि हमने खाने को क्या है कि हमने स्वस्थ तरीके से नहीं बनाया, हमारे आसपास का क्षेत्र ऐसे गंदा है और हम उसी में खाना बना रहे हैं, हम सफाई से खाना नहीं बना रहे, हम अपने हाथ वॉश नहीं कर रहे हैं और जो गंदे हाथ है उसी से हम खाना बना दे रहे हैं। तो क्या है, जो भी बैक्टीरिया, जीवाणु जो हमारे हाथों में है, हमारे आसपास के पारिस्थितिक जो तंत्र है उसमें है, तो क्या होगा, सारे भोजन में मिल जाएंगे और क्या है, एक हानिकारक रूप ले लेंगे। तो वही बताया है कि किस तरीके से खाद्य संक्रमण हो रहा है, जब हम जो खाद्य पदार्थ है उसके साथ साथ हम रोगाणुओं को भी अपने शरीर में ले रहे हैं, उनको भी हम खा रहे हैं, तो इसके द्वारा ही क्या है खाद्य संक्रमण होता है।
शरीर में पहुंचकर तेजी से वृद्धि करते हैं, जिसके कारण रोग होता है। अब क्या है, जीवाणु शरीर के अंदर चले गए और उनको जगह मिल गई है, तो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और क्या है, जो व्यक्ति होगा वो रोगी हो जाएगा, उसको बहुत सारी बीमारी हो सकती है, उसको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, या पेट खराब होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी ऐसी दिक्कत किससे हो सकती है, हमारे खाद्य संक्रमण से हो सकती है। और खाद्य संक्रमण क्यों हो रहा है, तो हमने आसपास का वातावरण साफ नहीं रख रखा है, हम स्वच्छ तरीके से खाना नहीं बना रहे हैं, तो बहुत सारे जीवाणु, बैक्टीरिया है, कीटाणु है, वो सारे खाने में आ जा रहे हैं। और जब लोग उसका ग्रहण कर रहे हैं या उसको खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उनको जो सारी बीमारी है, जो जीवाणु वगैरह है, कीटाणु है, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और अपनी जो संख्या है उसको बढ़ा देते हैं और हम उससे बीमार हो जाते हैं और बहुत सारी जो बीमारियां है हमें उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपकी किससे होती है, तो आपके खाद्य संक्रमण से होती है। जो भी बीमारी खाद्य द्वारा होती है, हम उसको क्या कहते हैं, खाद्य संक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपका दे रखा है खाद्य विषाक्तता। इसमें क्या है कि कई जीवाणु हानिकारक आवेश उत्पन्न करते हैं, जो रोगाणु के नष्ट हो जाने पर भी खाद्य पदार्थ में बने रहते हैं। तो क्या है कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हानिकारक आवेश उत्पन्न करते हैं, मतलब कि वो भोजन में उपस्थित है, भोजन में क्या है कि उनको हमने हटा भी दिया है, लेकिन क्या है, फिर भी वो किसी न किसी प्रकार से उसमें बने ही रह जाते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं, खाद्य विषाक्तता। मतलब वो खाना जो है वो दूषित है, किसी प्रकार से वो खाने लायक नहीं है, लेकिन क्या है, हमने उसको ये सोच के खा लिया कि हमने वो खाद्य पदार्थ से उसको विषाणु है उसको नष्ट कर दिया है, लेकिन क्या है, उसका जो अक्ष है वो कहीं ना कहीं उस खाने में रह ही जाते हैं। तो वो खाद्य क्या हो जाता है, एक प्रकार से विषैला रह ही जाता है, वो उसमें कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं हो पाता है। तो इसमें यही बता रखा है कि कई प्रकार के जीवाणु ऐसे होते हैं जो हानिकारक है, वो हानिकारक आवेश उत्पन्न करते हैं और रोगाणु को नष्ट हो जाने पर भी क्या होता है, खाद्य पदार्थ में बने रहते हैं। हम उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि किसी ना किसी तरीके से वो खाद्य पदार्थ में ही उपस्थित है। तो क्या होगा, वो खाना क्या हो जाएगा, विषैला हो जाएगा, तो हमारे लिए वो खराब माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ क्या याद रखा आपको, खाद्य गुणवत्ता। तो इसमें क्या है कि खाद्य गुणवत्ता का तात्पर्य उन गुणों से है जहां उपभोक्ताओं की दृष्टि से जो है वो सुरक्षित और स्वीकार्य है। मतलब तो यहाँ क्या है कि खाद्य गुणवत्ता में क्या है कि हमने एक तरीके से ना उनको आश्वासन दे रखा है कि क्या है कि वो सुरक्षित भी है और स्वीकार्य भी है। उनको ऐसे मानक रूप चिन्ह भी दिए गए हैं कि हम उनको स्वीकार्य बोल सकते हैं और वो सुरक्षित है। मतलब कहीं ना कहीं से उनको संभावना ऐसी है कि वो भोज्य पदार्थ क्या है, सुरक्षित है, उनको निर्देश दिया जा रहा है कि ये ठीक है या नहीं है। तो आपका खाद्य गुणवत्ता में यही है कि जब उपभोक्ता को ये स्वीकृति मिल रही है कि ये जो भोज्य पदार्थ है वो अच्छा है, इसको मान्यता मिली हुई है और ये स्वीकार्य भी है, तो उसको ही हम उसके खाद्य की गुणवत्ता कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, तो यहाँ आपको क्या देखा है, खाद्य मानक। खाद्य मानक क्या है, तो खाद्य मानक ऐसी एजेंसियों के द्वारा निर्धारित नियम हैं जिनके द्वारा जो है नियम और निर्देश होते हैं, जिनका पालन खाद्य उत्पादक संसाधन और भंडारण करने वाली सभी इकाइयों को करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दे रखा है, तो SIS मार्क जो है आपका, फिर FSSAI है और FPO मार्क। ये जो मार्क है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मार्क जो है ये याद रखनी है। तो क्या है कि मानक चिन्ह क्या है, तो ये ऐसी एजेंसियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जहां पर जो भी खाद्य उत्पादन वाले संस्थान है, मतलब जो भी खाद्य उत्पादन कर रहे हैं, खाने की चीजों को बना रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, तो उनको क्या है, इनके निर्देशों को मानना पड़ता है। इनकी जो भी जरूरतें होती हैं, जो भी इकाई है, जो भी क्या है, एक निर्देश होते हैं, एक निर्देश के बारे में कि हम ऐसा आहार बनाएंगे जो लोगों के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, सही हो और खराब चीजें इसमें नहीं ऐड करेंगे। तो क्या है, जब हम कोई भी भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, यदि उसमें ये मार्क है, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि ये जो हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं वो सही है। और अगर ये सारे मार्क नहीं है, वहां पे किसी प्रकार का मार्क नहीं दे रखा है, तो क्या है कि वो हमें गलत चीजें दे रहे हैं। लेकिन क्या बता रहे हैं, ये वो हमें एक तरीके से मूर्ख बना रहे हैं कि हमें उस चीज के बारे में बता रहे हैं, ये अच्छी चीजें हैं, इसमें बहुत सारी पौष्टिक चीजें हैं, इसको मान्यता मिली हुई है, लेकिन उसमें ये मार्क जो है वो नहीं लगे हुए। तो क्या है कि वो आपको गलत चीज बता रहे हैं या आपको गलत पदार्थ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां पे ये मार्क है, मतलब जो एजेंसियां इस प्रकार के मार्क जो है पारित करती है, भोज्य जो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो कि इसको बनाती है, खाद्य पदार्थ को उत्पादित करती है, तो उनको इन मानकों का जो
इन मानकों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसके बाद ही इनको मान्यता मिलती है और इसके बाद ही जो भोजन है या भोज्य पदार्थ है वो बाहर जाते हैं और उपभोक्ता इनको खरीदते हैं। इसके अलावा जो आप देखेंगे कोई भी भोज्य पदार्थ आपको मिल रहा है इन मार्क के अलावा या कोई और मार्क है उसके अलावा आपको दिया जा रहा है, तो क्या है कि वो गलत है, खराब मार्क है और खराब चीज है और आपको झूठ बोलकर आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कुछ मार्क के नाम आपको बता रखे हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट कंपनी मानक जेड है, SIS आपने ये देख रखा होगा, बहुत जरूरी है। ISI मार्क क्या है, बहुत जरूरी है। ISI मार्क हमारा एक क्षेत्रीय मानक है, तो मतलब कि क्षेत्रीय स्तर पे बहुत सारे आप देखेंगे मानक चिन्ह हैं। जैसे कि आप देखेंगे एक क्षेत्र है, वहां पे उन्होंने अपने अपने मानक चिन्ह बना रखे, मानक चिन्ह बना रखे हैं कि जिन फूड वगैरह है उसको ये चिन्ह होंगे, उसके बाद ही इसको हम मान्य स्वीकार करेंगे या इसको हम स्वस्थ स्वीकार करेंगे, उपभोक्ता को इन्होंने बता रखा है। तो बहुत सारे क्षेत्रीय स्तर के भी मानक हो सकते हैं। और ये जो कंपनी है मानक ISI, इसका मार्क तो आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है कि जो राष्ट्रीय मानक, मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर है। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर की बात क्या है कि क्षेत्रीय स्तर पर तो उन क्षेत्र के लोगों को पता होगा जहां पर ये जो एक क्षेत्र में जहां पर कोई मान है उसको निर्धारित कर दिया गया है, तो उस क्षेत्र के लोगों को ही पता होगा। अन्य क्षेत्र में हो सकता है किसी अलग प्रकार का मानक बनाया गया हो। तो यहाँ पे क्या है कि क्षेत्र के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग मानक हो सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जिसको मान्यता मिली है वो है आपका FPO मार्क। तो इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो क्या है, ये राष्ट्रीय स्तर का मार्क है। और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का मार्क है हमारा कौन सा है, तो ISI जो आपका 9000 है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मार्क है, मार्क के बारे में बता रखा है कि किस प्रकार का जो आपका राष्ट्रीय मार्क आपसे पूछ सकते हैं, आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मार्क पूछ सकते हैं। तो क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये कंपनी मानक जेड क्या है, सिर्फ ISI है, लेकिन जो हमारा अंतरराष्ट्रीय मानक है तो क्या है, SIS 9000 है आपका। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब यहाँ क्या दे रखा है, स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण। मतलब इसमें क्या है कि स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाण, यहाँ पे उत्पादन के लिए किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता है, तो वही बता रखा है कि विभिन्न उत्पादनों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सरकार ने कुछ ऐसी एजेंसियों को स्थापित किया है जो उत्पादन की जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करता है। तो मतलब कुछ ऐसी इस प्रकार की एजेंसियां है जहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी चीजें उत्पादित की जा रही हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां पे जाके उसकी गुणवत्ता को चेक करते हैं कि ये एक क्वालिटी में ठीक है या नहीं है, लोगों के लिए सही है या नहीं है। अब किसी प्रकार का वो भोजन तो या कोई भी पदार्थ है, खाने योग्य जो भी पदार्थ है, इस प्रकार किसी प्रकार से नहीं बेच सकते हैं। क्या है कि उनको क्या है, ये एजेंसियां, कोई भी नई कंपनी स्थापित हो रही है, कोई पुरानी कंपनी लंबे समय से चलती हुई आ रही है, तो क्या है वो कोई भी नया पदार्थ बना लिया है या कोई भी चीज का उत्पादन कर रही है, तो उसके लिए क्या होगा, उनकी जो ये एजेंसियां है, सरकार द्वारा बनाई गई एजेंसियां, वहां पे उनको बताना होगा, प्रूव करना होगा, वहां से अगर वो पास हुआ तो उसके बाद ही क्या होगा कि ये हमारे पास तक आ पाएगा। अगर वहां पे ये क्या है फेल हो जाता है तो क्या होगा कि उसको वहीं पे बैन कर दिया जाएगा और उसके बाद जो खाद्य पदार्थ है वो बाजार में हमें नहीं मिलेगा। तो वही है कि यहाँ पे जो भी कंपनी है, सरकार द्वारा जो भी एजेंसी है उसको स्थापित की गई है, वो क्या करते हैं, तो उत्पादों की गुणवत्ता है उसको चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं वो ठीक है या नहीं है, और उत्पादों के लिए स्वैच्छिक मानक निर्धारित करती है। यह मानक मानवता प्रदान किया गया है जब उनका उत्पादन निर्धारित मानकों के अनुरूप होता है। तो क्या है कि ये जब देखते हैं उत्पादक जो है जो उत्पादन है वो अच्छी तरीके से किया गया है, तो क्या करती है वो उनको मानक जो है उनके लिए निर्धारित करती है, किस प्रकार का चिन्ह, जिस प्रकार का उत्पादन होगा उस प्रकार का चिन्ह होगा, मानक चिन्ह होगा। तो वही है कि क्या है, जब ये सरकार द्वारा जो भी एजेंसियां बनाई गई है वो खाद्य पदार्थ की जो गुणवत्ता है उसको चेक करते हैं, तो उन उत्पादकों के लिए स्वैच्छिक मानक चिन्ह भी निर्धारित करते हैं। और उस चिन्ह से क्या है, तो ये क्या है, एक प्रकार का वो प्रदान किया जाता है इनसे कि अप्रूवल हो चुका है कि अब ये यहाँ से जा सकता है, जब उसमें ये मानक चिन्ह प्राप्त हो चुका है तो। और क्या है, उत्पादन जो है निर्धारित मानकों के अनुरूप होता है, तो जो भी उत्पादन है किसके अनुरूप होता है, तो हमारे जो भी निर्धारित मानक है उनके अनुरूप ही आपका उत्पादन होगा। ठीक है, तो ये आपके मानक एजेंसी जो आप देखेंगे प्रमाणीकरण, आप इसे समझ सकते हैं कि हम कोई भी पदार्थ बना रहे हैं तो हमें उसके लिए प्रमाण देना है। अब क्या है कि सरकार बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि कोई भी गलत चीज मार्केट में ना आ सके,
कोई भी चीज हो जो कि हमें जो है हमारी जनता है उसको हानि ना पहुंचाए, तो सरकार ऐसी बहुत सारी एजेंसियां है उसको बनाती है, स्थापित करती है, ताकि जो हमें जो है शुद्ध पदार्थ मिल सके, स्वस्थ और जो पौष्टिक पदार्थ हो वही मिले। जो खराब पदार्थ है, एक्सपायर्ड पदार्थ है, वो सारी चीजें हमें प्राप्त ना हो और उसको खाकर हम बीमार ना पड़े या कोई ऐसी जो संक्रमण है वो हमें ना पहुंचे। तो क्या है, उसके लिए बहुत सारी एजेंसियां बनाई गई हैं जो कि खाद्य गुणवत्ता क्वालिटी को चेक करते हैं। उसके बाद ही जो चीजें हैं वो बाजार में आती है। बिना चेक किए हुए, बिना मानक चिन्ह के उन चीजों को बाजार में नहीं लाया जा सकता है। तो इसीलिए क्या है कि खाद्य गुणवत्ता भी को चेक करना भी जरूरी है और मानक चिन्ह देखकर जो खाद्य पदार्थ है वो भी लेना आवश्यक है। अब यहाँ नेक्स्ट आपको क्या बता रखा है, तो महत्वपूर्ण मानक चिन्ह। तो हमने आगे देखा था, तो आपका क्या देखा है, आईएसआई मार्क दे रखा है आपका फर्स्ट। तो ये क्या है कि भारतीय मानक ब्यूरो के नाम से इसको हम जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो भारतीय मानक ब्यूरो क्या है, यह चिन्ह औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं के उन उत्पादों को दिया जाता है जिनका उत्पादन इस संस्था के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया जाता है। तो ये चिन्ह ऐसे हम किसी भी चीज को चिन्ह नहीं दे सकते या कोई भी उत्पादन की चीजों को हम चिन्ह नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या है, ये चिन्ह क्या है, उन लोगों को दिया जाता है या ऐसे प्रकार के उत्पादन में दिया जाता है जहाँ की यह चिन्ह औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुओं के उन उत्पादों को दिया जाता है जिनका उत्पादन इस संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए जाते हैं। मतलब जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं इस संस्था के अनुरूप है। मतलब कोई भी ऐसा फूड है या कोई भी चीज है जो इनके द्वारा है, इनके अनुरूप है, इनके अंडर आती है, तो तब ये जो है ये मानक चिन्ह उन खाद्य पदार्थों को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि नमक हो गया, बिस्किट, पाउडर, दूध, कॉफी, पंखे, रेगुलेटर, रोड, प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा इत्यादि। तो ये सारी जो चीजें आपकी दे रखी है, अगर आप इस प्रकार का उत्पादन कर रहे हैं या कोई भी कंपनी जो है इस प्रकार का उत्पादन कर रही है, नमक हो गया, बिस्किट हो गया, तो क्या है उसके ये इन सब चीजों में ही क्या होगा, हमें जो आपका आईएसआई मार्क है वो प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो भी इस संस्था के अनुरूप होगा, इस संस्था के अनुरूप जो भी आप पदार्थों का उत्पादन करेंगे उसमें आपको ये मार्क प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उत्पादित किया और आपको कोई भी मार्क मिल जाएगा। जिस संस्था के अनुरूप आप जो भी चीजों का उत्पादन करेंगे उसी के बाद ही आपको उस प्रकार का जो आईएसआई मार्क है आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ नेक्स्ट आपका दे रखा है आपका एग मार्क। तो ये क्या है कि भारत द्वारा जो है सरकार के कृषि, यहाँ कृषि होगा, कृषि मंत्रालय के अधीन और जो है विपणन और निरीक्षणी निर्देशालय द्वारा कृषि उत्पादन की गुणवत्ता के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये एग मार्क क्यों हमने बनाया है, तो भारत सरकार के द्वारा कृषि मंत्रालय के अधीन विपणन और निरीक्षण के निदेशालय द्वारा कृषि उत्पादनों की गुणवत्ता को देखने के लिए, उनको चेक करने के लिए कि कृषि उत्पादन में किस प्रकार की गुणवत्ता है, उसको चेक करने के लिए, उसको निर्धारित करने के लिए कि स्टार्टिंग से जो फूड वगैरह है उसको हम अच्छी तरीके से बनाए ताकि आगे चलकर उसमें कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। तो क्या है, ये एग मार्क जो है वो दिया जाता है। तो ये क्या है, ये सभी प्रकार के मसालों, खाद्य, जो तेल है, घी है, मक्खन, चावल, अंडे इत्यादि की गुणवत्ता की जांच करके उन्हें प्रदान करते हैं। आप ज्यादा देख रहे हैं तो ये जो तेल वगैरह है, तो सरसों का तेल हो गया या कोई भी तेल हो गया और मसाले वगैरह है, तो क्या है कि यहाँ पे ना स्टार्टिंग से कोशिश की जा रही है, शुरू से जब कृषि के कार्य में ही उस चीजें लगी हुई है तो वहां से शुरू की जा रही है कि जो खाद्य पदार्थ उगाया जा रहा है उसकी जो गुणवत्ता है उसको निर्धारित कर सके, उसी टाइम उसको चेक कर सके। ठीक है, तो वहां पे हम किस प्रकार की चीजों को हम एग मार्क देते हैं, तो जैसे कि मसाले हो गए, खाद्य तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको ही हम एग मार्क जो है वो देते हैं, उनको प्रदान किया जाता है। और ये किसके द्वारा चालू किया गया है, जो एग मार्क की तो है तो आपके भारत सरकार के जो कृषि मंत्रालय है उसके द्वारा जो है एग मार्क की जो आप देखेंगे उत्पत्ति हम बता सकते हैं, भारत में कृषि मंत्रालय द्वारा ही जो एग मार्क है उसको लगाया गया है। तो आप ये याद रखेंगे ताकि आपके आगे अगर एग्जाम में आए तो आपको ये याद रहे। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट आपका दे रखा है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। अब यहाँ कुछ अधिनियम वगैरह है आपको जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए दिए गए हैं। देखिए, अब यहाँ खाना क्या है, तो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। हम डेली लाइफ में खाना ले रहे हैं या कोई भी खाद्य पदार्थ है हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, हमारे लिए जरूरी है।
तो क्या है, हम किसी भी प्रकार का भोजन तो नहीं ले सकते, किसी प्रकार का खराब खाद्य पदार्थ तो हम अपने शरीर में ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारी तबीयत खराब होगी, हमें ही दिक्कत होगी। तो क्या है कि उसके लिए भी बहुत सारे मानक जो अधिनियम है खाद्य सुरक्षा के लिए, उसको भी लागू किया गया है। तो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वर्ष 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हो सके तो आप ये सारे पॉइंट्स जो है उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे क्या है कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2006 में क्या किया है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य खाद्य संबंधित विभिन्न नियमों को समेकित करना है। तो इसमें क्या है कि जो भी खाद्य पदार्थ से जुड़े नियम है और कोई भी चीजें हैं तो उनको क्या है, मानना है, पालन करवाना है और पालन करना है। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानकों का निर्धारण करने का, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भंडारण, वितरण, बिक्री की गई है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें क्या बता रखा है आपको कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य वस्तु के लिए विज्ञान आधारित मानकों का निर्धारण करने और मानव उपभोक्ता के लिए सुरक्षित और पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भंडारण, वितरण, बिक्री की गई है। क्या है, तो इसमें क्या है कि मेनली इसमें हमें बताया है कि इसको हमने क्यों बनाया है, इसको क्यों आवश्यकता है हमें इसकी, तो क्यों आवश्यकता है, ताकि इसमें जो भी मानक है, जो वैज्ञानिक रूप से मानक तैयार किए गए हैं, मतलब जो भी टेस्टिंग वगैरह कर ली है ऑलरेडी खाद्य पदार्थ की, उसमें हमें मानक जो चिन्ह है वो दे रहे हैं। तो हम क्यों दे रहे हैं, ताकि जो मानव उपभोग है उसके लिए हम सुरक्षित और पौष्टिक, मतलब सरकार द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि हम मानव जो है, हमारे लिए जो भी चीज है, उपभोक्ता है, हम चीज खरीद रहे हैं, हम ही ले रहे हैं, तो क्या है कि उन हमारे लिए ही जो है सुरक्षित और पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाए और ये सुनिश्चित करे कि ये जो पदार्थ है वो सही है और सुरक्षित है, पौष्टिक भी है। तो ये सरकार हमारे लिए ही कर रही है, जिनमें ये चिन्ह वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो हमें क्या है, हम एक तरीके से संतुष्ट रहते हैं कि ये शुरू से ही क्वालिफाई होकर आ रहा है, इसको चेक कर लिया गया है और ये सही है। तो हम क्या करते हैं, उससे भरोसा कर सकते हैं कि सरकार द्वारा ऑलरेडी ये जो एजेंसियां बनाई गई हुई है वहां पे इसको चेक कर लिया गया है, उसके बाद ही हमारे पास आ रहा है। तो हम एक तरीके से यहाँ पे हम भरोसेमंद रह सकते हैं कि यहाँ जो खाद्य पदार्थ है उसको पहले से चेक कर लिया गया है। तो हम क्या है कि हमें एक प्रकार से सरकार क्या है, संतुष्टि देना चाहती है, हमें संतुष्ट करना चाहती है कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमारे लिए यहाँ पर गलत किया जा रहा है। खाद्य पदार्थों को भी ऑलरेडी वो चेक कर ले रहे हैं, तभी उनको मानक चिन्ह दे रहे हैं और उसके बाद क्या है वो बाजार में आ रही है। तो यहाँ पे वही आपको बताया है कि किस तरीके से खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है, मानक चिन्हों का निर्माण कर रही है और पहले से ही उन सारे जो नियम वगैरह है, निर्देश है, उनको लागू करने के लिए बोल रही है और साथ ही में क्या है, जो मानव उपभोक्ता है उनको संतुष्ट कर रही है कि हम उनको जो भी पदार्थ दे रहे हैं वो पूरी तरीके से पौष्टिक और संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। अब आपका यहाँ क्या दे रखा है, तो खाद्य मानक गुणवत्ता और व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था और समझौते। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम समझने वाले कि कौन कौन से जो है संस्था है और समझौते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका दे रखा है जो आपका है CAC, कॉडेक्स एलिमेंटोरियस कमीशन। तो इसमें क्या है कि ये क्या है, CAC क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक को बनाने का काम करती है। अब क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। क्या है, ये हमने जो अभी तक पढ़ा तो उससे क्या है कि सरकार, एक देश की सरकार की बात हो रही थी। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोजन। आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि खाद्य पदार्थ एक तरीके से कितना जरूरी है कि हम सही खाद्य पदार्थ लें। अगर क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितनी एजेंसी बनाई गई है, क्षेत्रीय स्तर पर बनाई गई है, फिर राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई है। किस लिए, तो हमारे जो खाद्य सुरक्षा है उसको जांचने के लिए, उसको देखने के लिए। तो क्या है यहाँ पे CAC क्या है आपका, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक को बनाने का काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक चिन्ह है उनको बनाने का ये कार्य करते हैं तथा कृषि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाती है। साथ ही में जो कृषि का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है
कृषि का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार है उसको भी ये इजी बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हो रहा है मतलब क्या है कि हम कृषि उत्पादन करके अपने भोजन के पदार्थ है या कोई भी चीजें हैं जो हम कृषि से उत्पादित कर रहे हैं उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हो रहा है, एक देश से दूसरे देश में भेजा जा रहा है। ठीक है, तो क्या है कि वो भी किसके द्वारा देखा जाता है, तो आपका CAC है उसके द्वारा ही देखा जाता है। वर्ष 2017 में 187 देश इस संस्था के सदस्य बने हैं। तो क्या है कि वर्ष 2017 में जो आपका 187 देश है, 187 देश है इस संस्था के जो सदस्य है वो बन चुके हैं। अब यहाँ क्या दे रखा आपको, जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, जो आपका माननीकरण संगठन है आपका ISO है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर ऑफिशियल संगठन है। इस संगठन का मिशन वस्तु के विनिमय को आसान बनाना है। क्या है, ये क्या करते हैं, तो वस्तु विनिमय को ये आसान बनाती है। वस्तु विनिमय आपने देखा होगा क्या है, हम पदार्थ क्या है किसी चीज के बदले किसी चीज को ले रहे हैं। मेरे को अगर देखिए वस्तु विनिमय क्या है, तो यहाँ पे क्या है, मुझे चावल की जरूरत है और मेरे पास आटा है। शुरुआती समय में वस्तु विनिमय इस तरीके से होता था कि मेरे पास मुझे चावल की जरूरत है और आटा है और किसी को आटे की जरूरत है, तो क्या है हम उसको लेन देन करेंगे, वस्तु का विनिमय करेंगे। मैं उसको आटा दूंगी और वो मुझे चावल देगा। अब इस समय कैसे होता है, तो किसी देश को किसी भी चीज को मतलब कहीं पे भी हमें कोई चीज देनी है, तो क्या है हम यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पे चीजों को उगा रहे हैं और क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहर भेज रहे हैं। तो क्या है हमें वहां से क्या प्राप्त होगा, तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आजकल कैसे होता है, तो आपका विनिमय है तो इसी प्रकार से होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी चीज के बदले हम पैसे देते हैं। तो आपका जो विनिमय है अभी इस तरीके से होता है। तो ये क्या है, इस संगठन का मिशन क्या है, वस्तुओं के विनिमय को आसान बनाना है। अब ये किसी तरीके का अप्रूवल देती है जिससे कि हमारा विनिमय जो है, लेन देन जो है वो बहुत आसान हो जाता है। इस उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य क्या है, बुद्धिजीवी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी। इसका उद्देश्य क्या है, बुद्धिजीवी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और जो गतिविधि है के क्षेत्र में सहयोग विकसित करके उद्देश्य में विश्व माननीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देना। तो ये क्या करती है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो जो आपके बुद्धिजीवी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी है, मतलब जो भी प्रौद्योगिकी वगैरह है और जो भी आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में जो है ये सहयोग देना चाहती है, एक तरीके से सहयोग विकसित करना चाहती है। तो क्या है, ये साइंस के फील्ड में भी करना चाहती है और जो आर्थिक गतिविधि है उसमें भी क्या है, ये एक प्रकार का सहयोग विकसित करने के उद्देश्य से अब ये क्या है, एक तरीके का सहयोग देना चाहती है विश्व स्तर में। तो किसमें, तो क्या है कि ये मानवीकरण संबंधित जो भी गतिविधि है उसके विकास को प्रोत्साहन देना चाहती है। अब क्या है, इसके द्वारा ये आर्थिक स्थिति में भी, गतिविधियों में भी हमारी सहायता करना चाहती है। तो जो बुद्धिजीवी है, वैज्ञानिक स्तर में कोई चीज है उसमें भी ये हमारा सहयोग करना चाहती है। तो क्या है, ये क्या चाहती है कि मानवीकरण और संबंधित जो भी गतिविधि है उसका विकास हो सके, उसके विकास को ये प्रोत्साहन करती है। मतलब मानव से रिलेटेड मानवीकरण है, यहाँ मानव के बारे में बात की जा रही है कि मानव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको ये प्रोत्साहन देना चाहती है, जिससे इससे संबंधित जो भी गतिविधि है ये उसको प्रोत्साहन देना चाहती है, ताकि क्या है कि हम लोगों के जो डेवलपमेंट है वो हो सके अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये आपका ISO के बारे में था, ISO के बारे में था। अब यहाँ नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका, विश्व व्यापार संगठन। अब इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, विश्व व्यापार संगठन। तो इसमें क्या है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी। इसमें क्या है कि संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समझौते को लागू करना, किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विवाद को सुलझाना और क्या है, और अपने सदस्य देश उसकी व्यापारी नीति से संबंधित मुद्दों में सहायता करना। ठीक है, तो ये क्या है, आप एक तरीके से विश्व व्यापार संगठन से आप समझ सकते हैं कि ये व्यापार की जो तरीका है, ट्रेडिंग का तरीका है, उसमें सहयोग करती है एक तरीके से। तो क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के समझौते को लागू करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो होता है, ये क्षेत्रीय स्तर की सरकार जो है हम बता सकते हैं एजेंसी नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है। इसमें क्या है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यापार वगैरह समझौते होते हैं ये उसमें पार्टिसिपेट करती है।
किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार संबंधित जो भी विवाद होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विवाद होते हैं व्यापार से संबंधित, ये उसको भी सुलझाती है। और अपने सदस्य देश उनकी व्यापारिक जो नीति है उसमें भी जो संबंधित मुद्दे हैं उसमें भी सहायता करती है। तो ये बहुत सारी प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यापार से संबंधित प्रॉब्लम्स है वो उसको सॉल्व करवाती है। और इसके अंतर्गत वस्तु, सेवाएं और बौद्धिक संपदा शामिल है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है? तो इसके अंतर्गत वस्तु, सेवाएं और बौद्धिक संपदा भी शामिल है। तो ये कुछ प्रकार की चीजें हैं जो कि आपको देखेंगे विश्व व्यापार संगठन में शामिल है। जो आपका WTO है, जो आपका WTO है उसमें है, ठीक है। अब यहाँ आपका क्या दे रखा है आपको, तो ये एंड आपका जो सारे टॉपिक्स थे वो अब कवर अप हो चुके हैं। आपका एंड का टॉपिक है, तो ये क्या है? खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियां। इसमें क्या है कि खाद्य निरीक्षण और विश्लेषणात्मक क्षमता। अब इसमें क्या है, हम यहाँ पे इसको हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं कि आप ये सब देखने के बाद कौन कौन से स्कोप वगैरह उसमें आप जा सकते हैं, या फिर खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियां की खाद्य सुरक्षा को प्रबंधित करने वाली जो प्रणालियां है तो कौन कौन सी है? खाद्य निरीक्षण और विश्लेषणात्मक क्षमता। इसमें क्या है? खाद्य निरीक्षण। इसमें क्या है कि हम खाद्य का निरीक्षण कर रहे हैं। अगर कोई भी फूड है उसको तैयार किया जा रहा है तो वहां पे हम निरीक्षण कर रहे हैं एक तरीके से। और नेक्स्ट क्या आपका विश्लेषणात्मक, तो हम फूड को देख रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को देख रहे हैं। तो क्या है? ये आपका जो आपका विश्लेषणात्मक है क्षमता, विश्लेषणात्मक क्षमता है उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि इसमें हम जो भी निरीक्षण वगैरह है, फूड टेस्टिंग है, हम इसमें देख सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? आपका खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों में। तो आई होप आपको जो ये पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आशा करूंगी कि आपको जो पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत अटक गई थी, उसके लिए रियली सॉरी, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे तरीके से जो चैप्टर है डिटेल में आपको सब कुछ समझा दिया है मैंने। और आपको अगर लगे कि आपको और भी कुछ इसमें से जानने की जरूरत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और आपको अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और साथ ही में आपको कहीं कोई कमी लगी हो, आपको लगा हो कि इसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत है या कुछ और, तब भी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।